वेलकम बैक केमिस्ट्री क्लासेस बाय नवनीत सर में आपका वेलकम है। तो हम लोग आज करेंगे सॉल्यूशन की एनसीईआरटी। सॉल्यूशन की एनसीईआरटी में अगर बेटे आप ध्यान से देखें 3 तरह के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो सोल्ड एग्जांपल्स हैं कुछ, इसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और फिर बैक एक्सरसाइज है। तो आज मैं पहले सोल्ड एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम लोग इन टेक्स्ट की तरफ चलेंगे और फिर लास्ट में बैक एक्सरसाइज की तरफ। तो अगर मैं आप बुक लेके आया तो आप बुक खोल सकते हो अपनी। तो यहाँ पे अगर मैं देखो सोल्ड एग्जांपल नंबर 2.1, इसमें अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, मैं एक बार शो भी कर देता हूँ आपको ताकि आप अपनी बुक से ढूंढे तो आपको मिल सके। ये हमारे पास क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप क्वेश्चन लिख सकते हो। कहते हैं कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। पहले ना आप क्वेश्चन को फील करिए ध्यान से। इस क्वेश्चन में हमें इस बंदे ने क्या कहा है कि हमारे पास 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है C2H6O2 बाय मास। ये क्वेश्चन है हमारे पास और ये कहते हैं कि यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन निकालना है आपने। तो सबसे पहले आपने बेटे इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें ना फॉर्मूले आने चाहिए। जैसे यहाँ पे इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2 इसने दे दिया और इसका एक्सपेंशन भी आना चाहिए कि एक्चुअल में ये कैसे बनाएंगे हम लोग ऑर्गेनिक में। तो C2 में 2 कार्बन होते हैं, तो ये 2 कार्बन हो गए हमारे, और फिर इसके साथ 2 H ग्रुप लगे होते हैं, ये 2 H ग्रुप लग गए। अब वैलेंसी पूरी कर दीजिए, यहाँ पे 2 H आ गए, यहाँ पे 2 H आ गए। तो ये जो कंपाउंड होता है इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है बेटा इसका? इथाइलिन ग्लाइकोल, या फिर इसको इथेन 1,2 डाइओल भी बोला जाता है। तो इथेन 1,2 डाइओल इसका कॉमन नेम होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है वो इसका IUPAC नेम में आ जाता है, उल्टा बोल के मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपने। अब मैं अगर आगे चलूं, सबसे पहले जब बाय मास का केस आता है तो बाय मास का जो केस होगा इसमें होगा हमारे पास वेट बाय वेट। तो बाय मास को आप लोग वेट बाय वेट लिख सकते हो। अब यहाँ पे वेट बाय वेट और बाय मास का क्या सीन है वो मैं आपको बताता हूँ, एक बार ध्यान से सुनिएगा। ये जो ऊपर वाला वर्ड होगा ये हमेशा सॉल्यूट के लिए यूज होगा और जो नीचे वाला वर्ड होगा बेटे ये हमेशा सॉल्यूशन के लिए यूज होता है। क्लियर सबको? दूसरी बात, जो परसेंटेज होती है वो 100 में से निकलती है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 20% दे रहा हूँ तो इसका मतलब जो आपका सोल्यूट होगा वो 20 होगा और टोटल सोल्यूशन कितना होगा 100। तो यानी कि जो सोल्यूशन लेना है वो तो हर बार 100 लेना बेटे आप। तो 100 क्या, अब यहाँ पे आपने यूनिट देखनी है, वेट है तो वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। तो इसका मतलब आपके पास जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो इस 100 ग्राम के अंदर से कुछ सोल्यूट है, तो अब चेक करिए कितना सोल्यूट है? 20%। तो वेट का मतलब हो गया ग्राम, तो इसका मतलब क्या हुआ? 20 ग्राम सोल्यूट है एंड दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब बेटा जो ज्यादातर अल्कोहल के सोल्यूशन होते हैं जिसमें OH ग्रुप होता है पानी के अंदर बनते हैं, तो यहाँ पे जो सोलवेंट होगा वो पानी होगा। वैसे भी अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में इस तरह का परसेंटेज का और वहाँ पे नहीं दिया होता सोलवेंट, तो नेचुरल है कि वहाँ पे पानी आपका सोलवेंट का काम करेगा। तो अब अगर मैं इस लाइन को एक्सपेंड करूँ यहाँ पे, तो ये लाइन हमारे पास क्या बनेगी? ये बनेगी 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइन हमारे पास एक्सपेंड करके बन गया बेटा। अब इस बंदे ने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। अब आप मेरे को बताओ यहाँ पे अगर मैं लिखूं W सॉल्यूशन, भाई वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया? 100 ग्राम। इसमें से W इथाइलिन ग्लाइकोल ये कितना हो गया हमारे पास? 20 ग्राम। तो जो बचा हुआ होगा वो कौन होगा? सोलवेंट होगा, नेचुरल सी बात है। तो यहाँ पे जो W सोलवेंट होगा WH2O वो हो जाएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम हो जाएगा आपके पास। क्लियर सबको? अब इस बंदे ने हमसे क्या पूछा है? मोल फ्रैक्शन। अब आप लोग ये चेक करो, यहाँ पे 2 कंपोनेंट हो गए, एक सोल्यूटाइल कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट कौन है? सोलवेंट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले हमें निकालने पड़ेंगे मोल्स, क्योंकि जब तक मोल्स नहीं आएंगे तो मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा। तो पहले हम लोग किसके मोल्स निकाल लेंगे? इथाइलिन
ग्लाइकोल के। तो अब आपने यहाँ पे मैं साइड में कर रहा हूँ, आप नीचे कर सकते हो, यानी बनाओगे कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। तो मोल्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आ गई था ग्लाइकोल C2H6O2, इसका गिवन वेट हो गया 20। अब मोलर वेट निकालना है आपने बेटे। तो मोलर वेट की अगर मैं बात करूँ 24 तो कार्बन का हो गया 12 2 जा 6 हो गया, हाइड्रोजन का 30 और 32 हो गया ऑक्सीजन का। तो कितना आ गया बाय में 62 आ गया। क्लियर। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट हम लोग काउंट करेंगे। ऐसे ही फिर दूसरा कौन था, वाटर। तो वाटर के केस में कितना आएगा 80/18। अब सबसे पहले ये वाली कैलकुलेशन हम सोल्व करते हैं। डेसिमल लग गया क्योंकि ऊपर छोटी वैल्यू थी, नीचे बड़ी वैल्यू थी। डेसिमल लग गया तो 0 लग गई। तो ये 3 पे जा रहा है हमारे पास 186 आ गया। फिर हमारे पास 140 है तो 2 और ये 2, तो यानी कि यहाँ पे आएगा हमारे पास 0.322। कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने खुद करना। अब नीचे वाले पार्ट पे आइए, इसमें हमारे पास क्या होगा 4.444 आ गया। डेसिमल के बाद अच्छा तो रहता है कि 3 प्लेस तक चले आप, लेकिन आप 3 तक नहीं जाना चाहते तो मिनिमम 2 तो रखनी है। तो अब एक बार दोबारा देखो ध्यान से। पहले मैंने मोल्स निकाल लिए, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे बेटे मोल फ्रैक्शन निकालूंगा, तो मैं ऊपर निकाल रहा हूँ। तो मोल फ्रैक्शन मेरे से किसका पूछा, इथाइल ग्लाइकोल का C2H6O2। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर खुद के मोल्स एंड डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो ऊपर खुद के मोल्स बोले तो इथाइल ग्लाइकोल के, और टोटल में कौन कौन है बेटे हमारे पास, इथाइलिन ग्लाइकोल है और प्लस में वाटर है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल्स आए थे हमारे पास 0.322, और बाय में आएगा 0.322 प्लस 4.444। तो ये अब सोल्व आपने करना ही आपका काम है। तो मैं इसका रिजल्ट लिख देता हूँ क्योंकि सोल्व क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बेटे यहाँ पे 0.068। तो ये आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन आ गया। आई होप पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया। इसमें जो मेन चीज समझने की थी वो थी बाय मास। तो अगर बाय मास दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा, वेट बाय वेट। और ऊपर वाला जो वर्ड होगा किसके लिए होगा, सोल्यूट के लिए, और नीचे वाला सॉल्यूशन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में बेटे कह रहे हैं कि ये कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 gram NaOH in 450 ml of solution। बड़े एक बार बोर्ड की तरफ देखना चाहिए। इसको ना 2 तरीके से कराते हैं, मैं आपको दोनों ही आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो जिन बच्चों ने +1 में लीटर वाले मेथड से पढ़ा है वो तो क्या करेंगे, पहले मोल्स निकालेंगे, और मोल्स निकालने के बाद जो वॉल्यूम दे रखी है उसको लीटर में बदलेंगे और फिर मोल बाय लीटर कर देंगे। लेकिन इस यूनिट में आपने आगे देखा होगा कि लीटर वाला फॉर्मूला नहीं चलता। तो इसका ml में जो फॉर्मूला अप्लाई होता है मोलैरिटी का, इधर देखना, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। ये ml, एक ही बात होती है सेंटीमीटर क्यूब और ml। ठीक है जी। तो कहीं पे ml दे रखा है या सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है तो एक ही चीज। अब इसमें देखो, जब मैं गिवन मास बाय मोलर मास करूंगा तो यहाँ पे मोल्स निकल जाएंगे, और मुझे मोल्स कितने में निकालने हैं 1000 में। तो इनटू में आ गया 1000 आपका। अब एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे गिवन मास कितना है 5, मोलर मास कितना है 40। क्लियर। इनटू 1000 और वॉल्यूम चेक करो कितनी है बेटे इसमें 450। तो आई होप इसके बाद आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो, तो मैं उसमें समय नहीं लगा रहा। यहाँ पे जब आप इसको काट दोगे कैंसिल करने के बाद आपका रिजल्ट आएगा 0.278। तो यहाँ पे ये आ गया हमारा 0.278। अच्छा, जो यूनिट लिखी जाती है वो लिखी जाती है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट में लीटर यूज होता है। यहाँ पे आप लोग वैसे तो लिख दो m = 0.278, ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं यूनिट लिखने की। फिर भी कई बार टीचर पूछ लेता है यूनिट नहीं लिखी, ऐसे क्वेश्चन में जो यूनिट होगी वो होगी मोल बाय लीटर। इस चीज का आपने ध्यान रखना। डन। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम लोग देखें
लेट अस, जो बच्चे यहाँ बैठे कैलकुलेशन घर जाके कर, कैलकुलेशन पे टाइम मत लगा, वो तो हो जाएगी, फॉर्मूले सीखो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। हाँ जी बेटा जी, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि मोलैलिटी, तो जैसे हमने मोलैलिटी का फॉर्मूला देखा था वैसे ही हम लोग एक बार मोलैलिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर केजी ऑफ सोलवेंट, यानी 1 किलोग्राम सोलवेंट में जितने मोल्स होते हैं वो मोलैलिटी कहलाती है, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने आपको कहा कि हमने फॉर्मूले जो रखने हैं वो छोटी यूनिट के हिसाब से रखने हैं, जैसे ml या ग्राम के हिसाब से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, लेट अस, यहाँ आएगा जो मोलैलिटी होगी गिवन मास बाय मोलर मास। बेटा जी जब आप गिवन मास बाय मोलर मास करते हो तो यहाँ पे बेसिकली आप मोल्स निकाल चुके होते हो, तो ये निकल जाएगा हमारा मोल्स। अच्छा कितने में निकालना है, 1000 में, इनटू में क्या आ गया 1000, डन। और इस केस में मैंने वर्ड यूज किया था सोलवेंट, तो बाय में क्या आएगा, वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम, ये आपका आ गया यहाँ पे फॉर्मूला। एक बार फिर समझ, मैं चाह रहा हूँ कि आप चीजों को समझो, याद ना करो। गिवन मास बाय मोलर मास तो निकल गए मोल्स, और कितने ग्राम में निकालने हैं, 1000 में, बाय में जो आपको गिवन होगा। तो अब इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, यहाँ पे मेरे से मोलैरिटी पूछी गई है, जबकि मुझे इथेनोइक एसिड कितना दिया गया है, 2.5 ग्राम, ठीक है जी। अब मोलर मास आ गई, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास ऐसे केस में ना, या तो आप इसको डायरेक्ट करते चले 12, 3, 15 ऐसे करके, अगर ऐसे नहीं आता तो फिर कंबाइन कर लो, कितने कार्बन हो गए 2, C2, H कितने हो गए 4, O कितने हो गए 2, अब आराम से निकाल सकते हो आप। तो 24 तो इसी का हो गया, 12 2 24, 4 इसका हो गया, 28, 32 इसका हो गया, तो 60 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे बाय में क्या आ गया हमारे पास, 60 इंटू 1000, और बाय में अगर मैं देखूं वेट ऑफ सोलवेंट कितना गिवन है, 75। तो मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा, ये आपका काम है, ठीक है ना, वरना तो फिर क्वेश्चन होंगे नहीं, ऐसे तो हो जाएगा अब ये। तो ये हमारी मोलैलिटी यहाँ से फाइंड आउट हो जाती है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2.4 की तरफ। तो जैसे ही आप 2.4 नंबर क्वेश्चन की तरफ जाते हो तो आप लोग एक्चुअल में हेनरीज लॉ पे पहुंच जाते हो, ठीक है जी। अब हेनरी के बारे में मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इधर देखना। एक्चुअल में हेनरी के केस में ना बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल में हर न्यूमेरिकल के साथ फॉर्मूला चेंज कर जाता है, जैसे m = kp है, ठीक है, कई केसेस में उल्टा भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने अगर कांस्टेंट दे रखे तो उसकी यूनिट देखनी है, तो उसकी यूनिट से हमें पता लग जाता है कि यार हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। पर लेकिन अगर सपोज दैट कि आपकी अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, फिर इसकी जो सबसे कॉमन फॉर्म यूज होती है वो होती है हमारे पास PA = KH × XA। यहाँ पे जो PA रहेगा वो पार्शियल प्रेशर रहेगा, KH जो रहेगा वो हेनरीज कांस्टेंट रहेगा, और XA जो रहेगा वो मोल फ्रैक्शन रहेगा। एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, इसके न्यूमेरिकल बच्चों से होते नहीं है, उसका रीजन बताता हूँ। सपोज दैट हमारे पास ये लिक्विड था और आप इस लिक्विड के अंदर एक गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेट करो कि आप N2 को डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे टेम्परेचर चेक करना है आपने। तो जनरली जो टेम्परेचर होगा 20, 25, 15, 30 इस तरह से मिलेगा। तो भैया अब यहाँ पे होगा क्या, जब 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो इस केस में जो गैस होगी वो तो डिसॉल्व होगी, पर लेकिन कुछ गैस जो होगी वो अनडिसॉल्व फॉर्म में ऊपर इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे, यानी कि N2 दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, एक तो डिसॉल्व स्टेट में, एक अनडिसॉल्व स्टेट में। दूसरी चीज 25 डिग्री पे वाटर भी तो वेपर बनाएगा, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे साथ में N2 के किसके वाटर वेपर्स होंगे, वाटर के, क्लियर। यहाँ पे जो वेपर्स वाटर के होंगे, तो मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो दो गैसेस होगी अब यहाँ पे, एक तो N2 होगी और दूसरी वाटर वेपर्स।
तो यानी कि कोई भी जो केस होगा वो सिंगल गैस का केस नहीं होगा, उसमें आपको हर बार दूसरा कंपोनेंट वाटर लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तभी यहाँ पे मैंने क्या वर्ड यूज किया, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो तब निकलता है ना जब एक से ज्यादा कंपोनेंट हो। जैसे सपोज दैट N2 का ही केस था, तो N2 के केस में दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, हमारा वाटर रहेगा। तो अब 3.4 नंबर जो क्वेश्चन, अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं कि N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर। यही वाली बन गया डायग्राम जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है कि इसको पानी में से बबल किया गया और टेम्परेचर कितना रखा गया, 293 केल्विन। तो यानी कि सीधी भाषा में बात करूं तो 20 डिग्री। तो 20 डिग्री पे तो वाटर भी वेपर बनाता है। अब आगे चलते हैं, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। यानी कि इस बंदे ने जो ये पानी लिया है, ये पानी कितना लिया है, 1 लीटर लिया है भाई। तो ये बंदा कह रहा है कि कितनी N2 डिसॉल्व होगी, क्वेश्चन मार्क। दोबारा समझो क्वेश्चन को, एक बार फील करना सीखो। पानी ले रखा था 1 लीटर, 1 लीटर पानी के अंदर बोल रहे हैं कितनी N2 डिसॉल्व होगी, कितने टेम्परेचर पे, 20 डिग्री के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, अज्यूम दैट N2 एक्सर्ट से पार्शियल प्रेशर, यानी कि ऊपर से जब आप N2 है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है और N2 कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, 0.987 बार। तो यानी यहाँ पर जो PN2 दे रखा है वो दे रखा है 0.987 बार। क्लियर। कहते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट, यहाँ पे KH की वैल्यू भी दे रखी है 76.48 किलो बार। अब पहले बेटे क्वेश्चन को फील करना, अटेम्प्ट तो हो ही जाएगा। इधर देख रहे हैं एक बार, इस रफ डायग्राम की मदद से समझो। सपोज दैट अभी गैस डिसॉल्व नहीं हुई है, इस बंदे ने ऊपर N2 ली और प्रेशर लगाया उसका, यानी N2 जो लिए किसी न किसी प्रेशर पे तो होगी। तो लेट करो जो N2 ये डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, इसने कितना प्रेशर अप्लाई करवाया, 0.987 बार। उसकी वजह से कुछ गैस डिसॉल्व हो गई होगी, कुछ नहीं हुई होगी, जो नहीं होगी तो ऊपर रह जाएगी वो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि ये बताओ कि इसके अंदर कितनी गैस डिसॉल्व हो चुकी है, और उसको आपने मिली मोल्स में आंसर देना है। यानी इसने हमसे N2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ दूसरा कंपोनेंट कौन है, वाटर। तो यहाँ पे किसके मोल्स भी आएंगे, वाटर के भी। तो अब एक बार आप बोर्ड की तरफ देखिएगा मैं कैसे करना है। पहले मैं एक बार के लिए सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो भैया, पहले तो जो पार्शियल प्रेशर है N2 का वो कितना है, 0.987 बार, ठीक है जी। अब इसके बाद हेनरी कांस्टेंट KH 76.48 किलो बार, ठीक है जी। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर जिसके अंदर ये इसको डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, 1 लीटर, ठीक है जी। इसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है, NN2 इसने हमसे पूछा है, ये इसका क्वेश्चन मार्क। टेम्परेचर भी नहीं देते हैं, क्या पता जरूरत पड़े 20 डिग्री सेल्सियस। डन। अब इधर देखिएगा बेटा एक बार, सबसे पहले चीज, अब आपने ना अपना एम तैयार करना होता है कि यार मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना क्या। तो मुझे इस क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे को मोल निकालने हैं। तो मोल जो निकालने हैं तो मैं मोस्ट कॉमन फॉर्म अप्लाई करूंगा इसके, हेनरीज लॉ की। मैंने यहाँ लिखा अप्लाइंग हेनरीज लॉ। मैंने हेनरी का लॉ लगाया है यहाँ पे। अब इधर देखना हेनरी ने क्या कहा था, इसने कहा था पार्शियल प्रेशर, कौन गैस है इस बार, N2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2, यानी हेनरीज कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। इसके लिए भी आपका पार्शियल प्रेशर। अब इधर आ जाओ, PN2 तो मुझे ऊपर से मिल जाएगा, KH की वैल्यू भी मिल जाएगी। बट लेकिन एक दिक्कत है कि यहाँ पे जो KH दे रखा है किलो बार में दे रखा है, और प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हो बार में कर रहे हो। यार दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, या तो उसको किलो बार बना लो या इसको बार बना दो, तो बेटर रहेगा कि इसको बार बना लो। इसलिए मैं यहाँ पे और करके लिख रहा हूँ 76480 बार। तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो किलो किसी का भी हो, किलो में 1000 ही होते हैं हमेशा, चाहे किलोग्राम है तो 1000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ऐसे ही इस केस में किलो बार था तो फिर 1000 बार आ गए। डन। अभी तो देखो बेटे ध्यान से, अभी मैं आगे की टेंशन नहीं लेता, पहले मैं XN2 निकाल लेता हूँ यहाँ से।
ठीक है जी। तो मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला N2 का, क्या आ गया PN2 बाय KH। तो PN2 कितना था मेरा, अगर मैं चेक करूं तो PN2 था 0.987 और KH कितना था 76480। आ जाएगा जी यहाँ पे आंसर ही। अब आप एक और चीज चेक करो बेटे, इसका जो रिजल्ट आएगा ना बड़ा छोटा आएगा। इसका जो N2 पानी में डिजोल्व होती है बड़ी कम होती है। ये ना अपनी थ्योरी भी सीखनी है साथ में। क्यों कम होती है? क्योंकि लाइव डिजोल्व लाइव एक्शन करता है। तो यहाँ पे N2 तो नॉन पोलर है और पानी कैसा होता है, पोलर। ये चीजें आपको सिखाते हैं न्यूमेरिकल्स। आ गया जी यहाँ से। मेरे को तो N2 का क्या चाहिए, यहाँ पे मोल चाहिए। तो अब मोल कैसे निकलेंगे, मोल फ्रैक्शन से। दूसरा कंपोनेंट कौन था, वाटर, और वाटर का दे रखा है लीटर और मुझे चाहिए मोल्स। फ्रैक्शन में तो तभी पुट करूंगा। तो वाटर के केस में बेटे डेंसिटी होती है 1। कितनी डेंसिटी होती है, 1। तो अगर यहाँ पे इसको वेट में बदलोगे आप लोग, 1 लीटर का मतलब 1000 ग्राम ही होता है। अरे ये वाला फॉर्मूला लगा लो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम तो सेम ही हो जाएंगे, इसलिए इसमें 1000 ग्राम हो गए। तो अब मैं अगर आपसे यहाँ पूछूं कि मेरे को मोल्स बताओ वाटर के कितने होंगे, जीवन मास कितना हो गया 1000 और मोलर मास कितना था 18। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो बेटे ये आ जाएगा 55.55। तो अब ना ये हमेशा याद रखना होता है, इसको ड्राइव नहीं करता एक अच्छा बच्चा। उसको पता होता है कि अगर वाटर का केस है और 1 लीटर दे रखी है तो उसका मतलब 55.55 मोल्स होते हैं, 55.55 मोल्स। ठीक है, अब इधर आ जाओ। XN2 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ऊपर खुद के मोल्स और बाएं में टोटल। तो टोटल में कौन कौन है, N2 भी है और H2O भी है, इक्वल टू 0.987 बाय 76480। अभी मैंने सोल्व नहीं किया ताकि आगे इसको सॉर्ट आउट कर। अब बेटा इधर देखो ध्यान से, 1 मिनट के लिए ऑब्जर्व कर। यार यहाँ पे हमें N2 के मोल्स चाहिए, बट N2 तो बाय में भी है। पर लेकिन मैंने एक चीज नोट कर ली है यहीं से कि जो N2 है वो पानी के अंदर बहुत कम सोल्यूबल हो रही है। तो इसलिए मैं जो नीचे वाला N2 है उसको क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट, छोड़ सकता हूँ मैं उसको, क्योंकि इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। आप लेके चलोगे तो फिर कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएंगे आपकी। इसलिए अगर कैलकुलेशन को इजी करना है तो मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। और NH2O मेरा कितना था 55.55 इज इक्वल टू पॉइंट बाय। अब मैं अगर N2 पूछूं आपसे तो क्या आ जाएगा, इंटू ये आपका रिजल्ट आ गया। डन। बट एक बार अगर आप क्वेश्चन चेक करें तो उस बंदे ने हमसे पूछा मिली मोल्स, समझ रहे हो। तो ये जो हमारा आंसर आएगा किसमें आएगा, मोल्स में। मोल्स में तो सबसे पहले जो होता था डेसी, डेसी का मतलब होता है 10, सेंटी 100, मिली 1000। तो अगर आपने मोल से मिली बनाने हैं तो मिली छोटी यूनिट होती है और मोल होती है बड़ी। तो बड़े में जो छोटी होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 0.987 बाई 76480 इंटू 55.55 इंटू 1000 मिली मोल्स। ठीक है जी। अब ये देखो मैथ्स तो बड़ा सिंपल है, डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, 1000 को काट दो। तो अब ये जो मैथ्स है ये आपने खुद करना है, ये मैं सॉर्ट आउट नहीं करता। आई होप आप ये कर लोगे। जो इसका आंसर आएगा बेटा वो आएगा 0.716 मिलीमोल्स। ये आप लोग इसका आंसर निकाल लोगे 0.716 मिलीमोल्स हो जाएगा। अभी तो मेन चीज जो मेरे को आपको फील करानी थी वो करानी थी कि अगर सिंगल गैस का भी केस है तो हर बार दूसरा कंपोनेंट कौन होगा, वाटर होगा। अब आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 2.5 की तरफ। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2.5 में क्या कहते हैं हम, इसको मैं रब कर रहा हूं। अगर आप 2.5 नंबर क्वेश्चन देखें तो 2.5 क्वेश्चन में कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर दिस एंड दैट, दो वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे दो लिक्विड है अपने पास,
एक लिक्विड जो है वो क्लोरोफॉर्म है और दूसरा लिक्विड है डाइक्लोरोमीथेन, या उसका कॉमन नेम होता है मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो दोनों ही वोलेटाइल होते हैं, दोनों ही वेपर बनाते हैं, ठीक है जी। तो अब इसने क्या है कि इनका वेपर प्रेशर है 298 केल्विन पे 200 mm और 415, तो यानी कि ये प्योर स्टेट का है। तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दिखाने के लिए लगाते हैं नोड। तो ये ऊपर लगेगी नोड, ठीक है जी। तो पहला कंपोनेंट कौन था? क्लोरोफॉर्म। तो पी नोड क्लोरोफॉर्म, इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है अगर आप देखो तो 200 mm। और दूसरा कह रहा है कि डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, इसकी कितनी वैल्यू दे रखी है? 415 mm। तो अब क्वेश्चन को फिल करना शुरू कर। इस बंदे ने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए, एक वोलेटाइल लिक्विड लिया क्लोरोफॉर्म और एक वोलेटाइल लिक्विड लिया डाइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का जो प्रेशर है 200 mm है और डाइक्लोरोमीथेन का 415 mm। इसके बाद ये क्या कहता है देखो आगे ध्यान से, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इस बंदे ने हमसे पी सॉल्यूशन पूछा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, इसने मिक्स किया है 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म। अगर मैं यहां लिखूं W क्लोरोफॉर्म, कितना क्लोरोफॉर्म लिया? 55.5 ग्राम, ठीक है जी। एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन WCH2Cl2, ये कितना ले रहा है बेटे? ये 40 ग्राम, ये आपके पास है। डन। तो बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद ये कहता है एक और क्वेश्चन है इसमें बी पार्ट, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच इन वेपर स्टेट। अभी जैसे मैं आपको जब पढ़ा रहा था पिछले केस में, तो लिक्विड के ऊपर कौन सी गैस इकट्ठी हुई थी? N2, साथ में वाटर वेपर्स भी थे। तो कहता है कि वहां की कंपोजिशन भी बतानी है। तो इस केस में दोनों के वेपर्स होंगे, क्लोरोफॉर्म के भी होंगे और मिथाइलिन डाइक्लोराइड के भी होंगे। तो वेपर स्टेट के लिए Y यूज होता है, यानी आपको यहाँ पे Y क्लोरोफॉर्म बताना है, साथ में Y डाइक्लोरोमीथेन। ये क्वेश्चन है आपके पास। बेसिकली मेरे को तीन चीजें निकालनी है। तो यहाँ पे बेटे हमारा अप्लाई होता है रोल्स लॉ, क्लियर सबको? और रोल्स का क्या कहना था? उसका कहना था कि एक मिक्सचर में जो एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। तो अगर मैं यहाँ पे उसको शो करूँ, यानी कि अगर आपने किसी का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो उसके लिए उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे उसके प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर से। तो सपोज दैट मेरे को पहले क्लोरोफॉर्म का निकालना है, तो इसके लिए मेरे को क्लोरोफॉर्म का क्या चाहिएगा? मोल फ्रैक्शन। प्योर स्टेट का तो गिवन ही है। तो अब मैं मोल फ्रैक्शन कैसे निकालूंगा? पहले मोल्स पता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इधर देखो ध्यान से, हाँ जी, पहले क्या निकाल लेंगे? मोल्स। इधर देखिए ध्यान से, पहले क्लोरोफॉर्म के मोल्स, एन क्लोरोफॉर्म, गिवन मास कितना है? 25.5। बाय में इसका मोलर मास। मोलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1, क्लोरीन का एक का होता है 35.5। तो 35.5 इंटू 3 + 13 कर दो। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आ जाएगा 119.5। क्लियर सबको? तो मेरे पास सोल्ट है तो मैं यहीं से देख के लिख रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आएगा 0.213 मोल। तो हमारे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको याद हो जाते हैं क्वेश्चन से, आंसर भी पता होते हैं कि कितना मोल आना है। तो 0.213 मोल आता है यहाँ पे। अब दूसरा केस जो देखते हैं हम लोग, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, गिवन मास कितना था? 40, और अगर इसके बाय में हम लोग करें 85, यहाँ पे मैंने बाय में किया 85, यहाँ पे हमारा आएगा 0.47 का। तो ये हमने मोल्स निकाल लिए। अब मोल्स के बाद क्या निकाल लेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है बेटे? अभी मैं आपको बता रहा था, ऊपर खुद के मोल्स और बाय में टोटल। तो टोटल में कौन कौन है? क्लोरोफॉर्म है और मिथाइलिन डाइक्लोराइड है। तो क्लोरोफॉर्म के कितने हो गए? 213, बाय में 0.213 + 0.47,
यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट भी मैं देख के लिख रहा हूँ क्लोरोफॉर्म का। ये आएगा बेटा 0.312, ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म। अब +1 में भी मैं आपको बताता था कि जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका सम 1 होता है। अगर यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट 0.312 है तो बचा हुआ कौन होगा? मिथाइलिन डाइक्लोराइड। कितने में से माइनस करेंगे? 1 में से। 1 माइनस 0.312, क्या आ जाएगा आपका 0.68। तो अब हमारा पहला काम डन हो गया। इधर देखो ध्यान से आगे, अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें कौन चाहिए था? मोल फ्रैक्शन। तो दोनों का मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ चुका है। डन। प्योर स्टेट का गिवन है तो इनके मोल फ्रैक्शन को प्योर स्टेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। कैसे? अब मुझे रब करना पड़ेगा आपकी कॉपी में वैल्यू। इधर देखिएगा ध्यान से। अब मैं अगर आपसे पूछूं पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या आएगा? वो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन प्योर स्टेट। क्लियर? अब अगर हम लोग देखें प्योर स्टेट में कितना था इसका? 200। और मोल फ्रैक्शन कितना है क्लोरोफॉर्म का? अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास वैल्यू नहीं है, बताइए मुझे एक बार। 0.312, ये आ गया 0.312। रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे आपका, मेरे ख्याल से ये आ रहा है 62.4। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 62.4 से यूनिट क्या आएगी? mm। ऊपर mm थी ना, यहाँ पे mm आएगी। फिर CH2Cl2, इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा? इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट 0.688 इनटू 415। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है बेटा, बताना मुझे कितना आ रहा है एक बार? 285.5। ये वैल्यू आएगी 285.5 mm आ जाएगी। अब एक बार क्वेश्चन में जाके चेक करो क्या क्या पूछा था हमसे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब P सॉल्यूशन बता दो। दोनों का सम होता है किसका? क्लोरोफॉर्म का और प्लस मिथाइलिन डाइक्लोराइड का। दोनों का सम करेंगे तो 62.4 प्लस 285.5, आपका आंसर आएगा 347.9। तो यहाँ से 347.9 mm आपका आंसर आएगा। अब ना ये एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था, कंप्लीट थ्योरी करवा रहा है आपको यहाँ पे। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, आपने रोल्ट अप्लाई कर दिया। रोल्ट का क्या कहना था? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। तो वही तो किया सारे का सारा। दूसरी चीज, इसने आपको मोल फ्रैक्शन निकालने सिखाए, वो भी हमारा टॉपिक हो गया। मोल्स निकालने सिखाए, वो भी हमारा टॉपिक हो गया। अब आज बेटा ये वेपर स्टेट का। अब जैसे अभी आप लोग कर रहे थे कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ऊपर खुद के मोल्स बाय में टोटल, ऐसे जब आप वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन निकालते हो, ऊपर खुद का पार्शियल प्रेशर बाय में टोटल प्रेशर। यहाँ पे अगर क्लोरोफॉर्म का निकालना है तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म का पार्शियल प्रेशर यानी P क्लोरोफॉर्म, और बाय में क्या आएगा? P टोटल। तो P क्लोरोफॉर्म कितना है हमारे पास? 62.4 और टोटल कितना है? यहाँ पे आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लो। तो मेरे पास तो ये वैल्यू लिखी हुई है, ये आंसर आ जाएगा 0.18। और अगर मैं अब आपसे पूछूं CH2Cl2 का 0.82। इसे पूरे क्वेश्चन ने आपको रोल्स लॉ पूरा पढ़ा दिया। आई होप हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। कोई डाउट किसी के मन में? अब आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2.6। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2.6 देखूं, इसको नोट मत करो, इसको समझो बस घर जाके कंप्लीट करना बात। कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, साथ साथ ना नोट करते जाना होता है, बच्चा बार बार नहीं पढ़ेगा इसको।
उसको पता है कि अब क्या चीजें आने वाली है। यहाँ पे कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, तो नोड लगेगी, इसका मतलब क्या लिख लो, पी नोड। अच्छा बेटे एक और चीज, सोल्यूट के लिए 2 नंबर यूज होता है और सोलवेंट के लिए यूज होता है 1। तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे पी नोड 1, बेंजीन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार, ये मैंने लिख दिया 0.850 बार। फिर इस बंदे ने क्या किया, ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम, यानी इसने इसमें सोल्यूट मिलाया। सोल्यूट भी कैसा मिलाया, नॉन वोलेटाइल, जो वेपर नहीं बनाता। सोल्यूट के लिए मैंने क्या बताया था, W2, 2 नंबर यूज कर लिया हमने। अच्छा सोल्यूट कितना था, 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम इसने सोल्यूट मिला। इसके बाद ये कहते हैं कि 39 ग्राम ऑफ बेंजीन के अंदर इसने इसको मिलाया, तो 39 ग्राम बेंजीन है वो हो गया W1, तो W1 कितना हो गया, 39 ग्राम हो गया जी। इसके बाद बेटे आगे कहते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन गिवन है, तो मोलर मास ऑफ बेंजीन हो गया 78 ग्राम मोल इनवर्स। अब तक का क्वेश्चन दोबारा समझो, इस बंदे ने 0.5 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया और उसको 39 ग्राम बेंजीन में मिला दिया। उसको मिलाने से पहले बेंजीन का जो वेपर प्रेशर था 0.850 बार था, लेकिन जैसे ही उसने इसको मिलाया, यहाँ पे जो नया प्रेशर है सॉल्यूशन बन गया वो, क्योंकि उसमें क्या मिल चुका है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो जो नया वेपर प्रेशर आया PS सॉल्यूशन का, वो आया बेटे 0.845 बार। क्लियर? पहले तो एक बार चेक करो, पहले वेपर प्रेशर कितना था, 0.850, अब आ गया 0.845। तो इसका मतलब जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और इसी को क्या बोलते थे हम लोग, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर सबको? अच्छा भैया, फिर ये कहते हैं कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉलिड, यानी M2 पूछा है हमसे, ये क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे रिलेटिव लोअरिंग का, इधर देखना ध्यान से। अप्लाइंग P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड, N2 बाय N1 प्लस N2, ठीक है जी। अब एक बार के लिए इधर देखना बेटे ध्यान से, हमारे पास क्या होता है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशंस है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में आप नीचे से N2 को नेग्लेक्ट कर सकते हो, बट लेकिन हमें कैसे पता लगे डाइल्यूट है, तो यहाँ पे ना अपने परसेंट चेक करनी होती है कि अगर मान लो 5% से कम है सोल्यूट, फिर नेग्लेक्ट कर दो। तो हमारे केस में 0.5 है 39 ग्राम बेंजीन के अंदर, तो अगर 39 में 0.5 है तो 100 में ऑलमोस्ट 1 पॉइंट समथिंग होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो वो तो 5 से तो कम ही है, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें एक दूसरा फॉर्मूला भी यूज होता है, उसमें नेग्लेक्ट नहीं करना पड़ता, PS माइनस P1 नोड बाय PS N2 बाय N1, बट लेकिन वो फॉर्मूला रिजल्ट बुक वाले नहीं देता, थोड़ी डिफर रिजल्ट आते हैं उसमें, इसलिए वाला फॉर्मूला मैं अवॉइड करता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि हम इसी फॉर्मूले का ध्यान रखें। दोबारा देख लो एक बार, भाई 0.5 है 39 के साथ, 100 में तो 5 से तो कम ही होगा, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया यहाँ से, N2 बाय N1, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, P1 नोड बताओ मुझे कितना है, 0.850, N2 की वैल्यू क्या होती थी, W2 बाय M2 और W1 बाय M1, यही थी। और अगर इसको पलट दे तो क्या हो जाएगा, W2 बाय M2 M1 बाय W। तो W2 बताओ, ऊपर दे रखे हैं कितने हमारे पास, 0.5, M2 निकालना है, M1 बताओ कितना है, आ गया। यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वन बाय M2 कैंसल, M2 इज इक्वल टू
170 और यूनिट क्या होगी? ग्राम मोल। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2.6।